हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो जैव विकास के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। लेमार्क, डार्विन, वेलेस। ठीक है, ये सभी जो हैं, चाहे लेमार्क हो, डार्विन हो या वेलेस हो, ये सभी जैव विकास के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जैव विकास के सिद्धांत से लेमार्क, डार्विन, वेलेस के अलावा डी ब्रीज जो हैं, डी व्रीज, ठीक है, ये भी संबंधित हैं जैव विकास के सिद्धांत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलॉसफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक है लेमार्क की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है लेमार्क। लेमार्क ने 1809 में इसको प्रकाशित किया था, फिलॉसफी जूलिक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विकास संबंधी अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसने दिया था? तो अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत जो है वो जैव विकास से संबंधित है, और ये सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लेमार्क ने। लेमार्क के अनुसार जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है तथा जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है व कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिससे नई नई जातियां बनती रहती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसी को लेमार्कवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किसने किया था? तो दोस्तों, 1831 में जो बीगल नामक जहाज था, विश्व सर्वेक्षण जहाज, उस पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। यह जैव विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों, जो स्टेटमेंट दिया गया है ऊपर, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को। अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये जैव विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, डार्विनवाद से संबंधित है। ठीक है, संघर्ष होते रहने के कारण काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। यही है डार्विनवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों, यहाँ पर सिद्धांत जो दिया हुआ है वो दिया है उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत। ठीक है, ये प्रतिपादित किया था ह्यूगो डी व्रीज ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ह्यूगो डी व्रीज। इसके अनुसार क्या था कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अवशेषी अंग कौन से हैं? तो दोस्तों, अवशेषी अंग कौन कौन से हैं जो ऑप्शन दिए हुए हैं अपने? कर्ण पल्लव। ठीक है, इसको पिना कहते हैं इंग्लिश में, PINNA, पिन्ना। ठीक है, कर्ण पल्लव सही है। त्वचा के बाल, ये भी सही है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये सभी अवशेषी अंग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्ट को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, थियोफ्रेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहा जाता है कवक के अध्ययन को। ठीक है, माइकोलॉजी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? MICOLOGY, माइकोलॉजी। किसके अध्ययन को कहा जाता है? कवक के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, कवक। कवक की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? क्या कहते हैं? फंगी। ठीक है, FUNGI, फंगी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में कवक द्वारा होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है?
तो दोस्तों पौधों में कवक के द्वारा जो होते हैं रोग, वो प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? ऑप्शन चेक करते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर सही है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सरसों का सफेद रस्ट। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर यह है सरसों का सफेद रस्ट, सही है। अगला देखते हैं। लूज स्मट ऑफ व्हीट, तो दोस्तों गेहूं का ढीला स्मट, ये भी सही है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है, गन्ने का लाल अपक्षय, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त सभी। कौन कौन से रोग होते हैं कवक के द्वारा पौधों में? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर यानी सरसों का सफेद रस्ट, लूज स्मट ऑफ व्हीट यानी गेहूं का ढीला स्मट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन गन्ने का लाल अपक्षय। दोस्तों इसके अलावा एक और रोग होता है जो कवक के द्वारा होता है, आलू की अंगमारी, ठीक है, ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा रोग होता है इसके अलावा? ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इंग्लिश में लिखेंगे BLIGHT, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, POTATO, पोटैटो, ठीक है। इसको बोलते हैं आलू की अंगमारी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कब की थी दोस्तों? उन्होंने 1683 में, 1683 में इसकी खोज की थी जीवाणु की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्हें एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुई पास्चर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज का टीका, सही है। दूध का पाश्चराइजेशन, ये भी सही है। जो दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है उसकी और रेबीज के टीके दोनों की खोज की थी लुई पास्चर ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, उपरोक्त दोनों। दोस्तों जो दूध का पाश्चराइजेशन होता है उसमें क्या किया जाता है कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको कहते हैं पाश्चराइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजीव व निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजीव व निर्जीव की कड़ी किसे कहते हैं? विषाणु को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, सजीव व निर्जीव की कड़ी कहा जाता है विषाणु को। क्योंकि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है विषाणुओं को सजीव व निर्जीव की कड़ी? क्योंकि इनकी प्रकृति जो है वो सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। तंबाकू, अच्छा एक फैक्ट और आपको बताना है, तंबाकू जो होती है, तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज के समय विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने की थी। जो विषाणु है इसकी खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये खोज धोखे से हो गई थी विषाणु की। तंबाकू के मोजेक रोग पर खोज कर रहे थे इवानोव्स्की और इसी समय विषाणु की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में वायु की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? जो मिट्टी होती है उसमें जो वायु की नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम, ये सभी जो हैं इसके सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जीवाणु मिट्टी में, वो एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों ही जो हैं इसके सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया, वहां पर बात हो रही थी जीवाणु की, अब यहाँ पे आ रहा है नाम साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनाबीना भी सही है, नास्टाक भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, उपरोक्त दोनों, ठीक है। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो दोस्तों ये जो नाम लिखा हुआ है लेग्यूमिनोसी कुल, ठीक है, लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा कौन सा होता है? मटर। जो मटर का पौधा होता है वो इसी कुल का होता है, लेग्यूमिनोसी कुल का, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इस कुल के यानी लेग्यूमिनोसी कुल के पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अपने अपने ऑप्शन चेक करते हैं। राइजोबियम सही है, ब्रैडी राइजोबियम ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों, ठीक है। जड़ में रहकर ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ये
जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, इसीलिए इनको कहा गया है कि जल में रहने वाले जीवाणु हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध के पाश्चुरीकरण की विधि कौन सी है? तो दोस्तों दूध के पाश्चुरीकरण की विधि कौन कौन सी है इसमें से? तो LTH सही है, HTST ये भी सही है। LTH का फुल फॉर्म क्या होता है? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। LTH का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? LTH, L से हो गया लो, ठीक है, T से हो गया टेम्परेचर, T से क्या हुआ? टेम्परेचर, और H से हो गया होल्डिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड होता है LTH। ये भी, इससे भी दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है? दूध को कितने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं? LTH में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है 30 मिनट के लिए। कितने टेम्परेचर पर? 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं। और HTST जो मेथड है उसको फुल फॉर्म क्या है? हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड इसका फुल फॉर्म है। इसमें दूध को गर्म करते हैं 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए केवल, ठीक है। ये दोनों विधियां आपको पता होनी चाहिए। LTH में 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं दूध को। इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, यानी कम समय पर ज़्यादा समय देर तक के लिए होल्ड करना, ठीक है। और दूसरी विधि कौन सी है? HTST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, यानी ज़्यादा टेम्परेचर पर थोड़े समय के लिए, तो 71.7 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड तक। तो इन दोनों विधियों से ही दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों, LTH और HTST दूध के पाश्चुरीकरण की विधियां हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड लाइक जरूर कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।